हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में पर्यावरण सीरीज का ये 25वां वीडियो, और इसमें करेंगे हम 30 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस, जो हमारे रहेंगे PYQ सीरीज, अर्थात ये आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न रहेंगे और इनका करेंगे हम विस्तृत अध्ययन, ताकि हमारे एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमसे वो बिल्कुल गलत ना हो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए वक्र क्या कहलाता है। तो एक जो ग्राफ इसका बनाया जाता है मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए, तो ये जो वक्र कहलाता है इसको क्या बोला जाता है, इसको जे शेप्ड वक्र बोला जाता है। बस एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है, तो कर्व जो कहलाता है वो जे शेप्ड कर्व बोला जाता है इसे। तो इसको याद रख लेना है। इसलिए जे शेप्ड बोला जाता है क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ आता है और कुछ कुछ जो है जे आकृति बनाता है। एक समय तक जब पीक पहुंच जाती है किसी देश की जनसंख्या, उसके बाद जो है उसमें जो है घटने लगती है। और ये पीक में पहुंचने का मतलब है वहां पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं जो है पर्याप्त मात्रा में है। तो उससे जो है फिर वो लोग जो है अपनी बेहतर जीवन जीते हैं और उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जितने जो है अ, आगे जो है उन्हें मदद कर सके या अच्छी जीवन जी सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे डिट्रीवोरस या कहा जाता है डेट्रीवोरस कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि हार्बीवोरस शाकाहारी हैं और कार्निवोरस मांसाहारी हैं और ओमनीवोरस सर्वाहारी हैं। तो जो बचा हुआ है डिट्रीवोरस, इसे अपघटक कहा जाता है। आपको पता है कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं, अपघटक क्या कहलाते हैं, जो जीव जंतु मान लो कोई मर जाता है उसको डीकम्पोज करते हैं, उसको जो है विषाणु बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज या साफ कर देते हैं बिल्कुल, वो कहलाते हैं आपके डेट्रीवोरस भी कहा जाता है और डी हमारे डीकम्पोजर कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आज की वीडियो का अगला प्रश्न कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसे बोला जाता है डेमोग्राफी या जनांकिकी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको पता है 2011 में जो है जनगणना हुई थी, और इस जनगणना में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ थी। अब तो हमारा ये आंकड़ा जो है 150 करोड़ जो है पार कर चुका है, और हम जो है दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले जो है कंट्री बन चुके हैं। चीन से भी हम आगे पहुंच चुके हैं। तो इस जो है हमारी जनगणना में जो एक दो फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे एक तो सेक्स रेशियो जो है हमारा 940 है। लिंगानुपात हमारा क्या है देश का, 940 है। इसके साथ साथ जो है हमारा साक्षरता भी पूछ लिया जाता है कि साक्षरता दर जो है हमारी 73% रही है। और इसी में यदि पुरुषों की बात करें तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो रही है 82% रही है लगभग राउंड फिगर में, और 74% जो है, और इसमें 65% जो है महिलाओं की रही है। इसका जो चूंकि संख्या पुरुषों की ज्यादा है तो एवरेज हम निकालते हैं तो 73% इसका आता है। तो ये जो है फैक्ट हमको थोड़े याद रख लेना है। वहीं सबसे साक्षर जिला की बात करें तो हमारा केरल जो है सबसे साक्षर जिला है हमारे देश में, ये आपको याद रख लेना है। जिला नहीं, ये हमारा राज्य है, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी अधिकांश जमाव कहाँ पर होता है, तो पादप में यानी पेड़ों में, केकड़ा, ईल या समुद्री गल। डीडीटी क्या कहलाता है, ये एक कीटनाशक है, आपको पता होगा इसका उपयोग किया जाता है। तो समुद्री गल क्या कहलाते हैं, और पक्षी, तो ये किसी खाद्य श्रृंखला में उच्च माने जाते हैं, सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो कीटनाशक क्या कहलाते हैं, हमेशा पेड़ पौधों में डाले जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो जो उच्च श्रृंखला में पहुंचे हुए जो लोग रहते हैं, लोगों का मतलब जो जीव रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि हर एक से ऊपर होते हुए ये ऊपर तक उनका प्रभाव जाता है। सेम समुद्री गील और पक्षी एक ही श्रेणी के ये जो है कहलाते हैं जीव, इसलिए सही है। और पक्षियों की बात करें तो आपको सुना होगा गिद्ध जो है ये इसी कारण ही विलुप्त प्रजाति में आया है। विलुप्त प्रजाति में क्यों आया है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जो कीटनाशकों का उपयोग होता है, तो क्या करते हैं जीव उन्हीं को खाते हैं। और जीवों को कौन खाता है, गिद्ध मरने के बाद। तो वो जो है रसायन जो है डीडीटी गिद्धों में पहुंच जाने से उनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है। आगे देखते हैं, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में आपने देखा होगा कि विषयों में इसे करें और पता करें,
अनुभाग का उद्देश्य क्या है? लिखा रहता है डू दिस एंड फाइंड आउट। इसका क्या अर्थ होता है? कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखें, अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ, यानी डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये है इसका सही उत्तर। परीक्षा में सुधार करना, परिभाषा सीखना। सबसे सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को दर्शाती है? विविधता का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को कौन बढ़ाती है? कि ये डाइवर्सिटी क्या भेदभाव को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है? इंडिया में बोला जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये आपको जैसे याद रख लेना है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसका मतलब है विविधता में एकता। हर एक व्यक्ति क्या है? अलग है, अलग अलग कम्युनिटी है, और इंडिविजुअल भी वो अलग है, और इसीलिए वो क्या है? विशिष्ट है। लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, तो ये हो सकता है ये लोगों को विशिष्टता को स्वीकार करता है। तो विविधता जो क्या दर्शाती है? ये विशिष्टता को स्वीकार करती है। तो ये क्या है? विविधता। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है? यूनिक है, और उसको एक्सेप्ट करना ये दर्शाती है कि विविधता है किसी प्लेस में। आगे, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करती है, तो ये नहीं है। एक जैसे सिमिलर उत्तर ये बी और सी थे। इसका जो सही उत्तर क्या है? सी है। एक रूपता मतलब एक जैसे लोगों को नहीं बढ़ाती है ये, अनेक लोगों को जो है, अन्य प्रकार के जो है लोगों को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? ये आपने सुना होगा। फ्लोटेशन मतलब जो फ्लोट करता है, तैरता है। तो पैरबासा घर, कैनवास, इग्लू, हाउस बोट। तो आपने हाउस बोट सुना होगा। तो हाउस बोट क्या है? जो टूरिस्ट जाते हैं तो हाउस बोट में जो है रुकते हैं, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर, और स्पेशली कहाँ पर? श्रीनगर में, डल लेक में। श्रीनगर में जो है डल लेक में। और वहाँ के लोग जो परमानेंट निवास करते हैं घर बना करके, उसमें सारे कमरे रहते हैं, उनको इन बोट हाउस को डोंगा कहा जाता है। ये भी एक बोट हाउस है, लेकिन इसे डोंगा कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? फ्लोटेशन हाउस, यानी फ्लोट करने वाला हाउस हाउस किसे कहा जाता है? सही उत्तर है हमारा हाउस बोट इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं हमारे। निम्न में से कौन प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हैजर्ड? तो विस्फोट तो ये मानव निर्मित है। जहरीले कचरे का रिसाव ये भी नहीं होगा। डैम फेलियर तो डैम भी इंसानों ने बनाया है। तो सुनामी जो है ये प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है। और यदि आता है कि सुनामी किस कारण आती है, तो इसके पीछे जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत काम करता है। प्लेट विवर्तनिकी को भू संचलन भी कहा जाता है। और भू संचलन का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है उसकी परतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वो खिसकती रहती हैं नीचे की ओर। और यदि महासागर की परत खिसकती है नीचे की पृथ्वी की, तब क्या आती है? सुनामी आती है। और पृथ्वी के अंदर परतों का यदि आपस में जो क्या करती हैं, भिड़ती हैं, तो वहां पर्वत निर्माण होते हैं, भूकंप भी आते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। ये आसान सी एक फैक्ट था, और कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे है, वो आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये एक जो है आपने ज्योग्राफी यदि पढ़ी होगी, तो मैं बता देता हूँ, हमारी ये है अर्थ। और अर्थ में एक होती है 0 डिग्री में भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री तक, इसके ऊपर, और इसके नीचे साइड 23.5 डिग्री जो है अक्षांश तक, ये जो जितना क्षेत्र है, ये हमारा मानसूनी जलवायु और उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र पाया जाता है। अर्थात सूर्य का अधिकतम प्रकाश यहाँ पर पड़ता रहता है, और अधिकतम प्रकाश होने के कारण यहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और जलवायु कैसी रहती है? मानसून, यानी मानसून आता है अलग हर साल। तो ये आपको याद है। हमारा भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ भारत आ जाएगा, है ना? भारत हमारा कैसा है? 8 डिग्री से है हमारा 23 डिग्री लगभग तक, तो यहीं आ जाएगा इसी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखें, भारत महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन ए ही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बस याद रख लेना है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो है दक्षिण, ये है। आगे देखते हैं, जल संभर के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? जल संभर क्या कहलाता है? इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका मतलब है ड्रेनेज बेसिन।
ठीक है, जल निकासी बेसिन। अब आपको समझ में आया नहीं होगा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, जल संभर का मतलब ये कहलाता है कि कोई पानी कहीं से निकल निकल के इकट्ठा हो रहा है। अब ये पानी कहाँ का हो सकता है? या तो हो सकता है बर्फ का, बर्फ मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकला हुआ पानी हो सकता है, वर्षा का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है। तो जल संभर मतलब जल की एक इकाई, जल का क्षेत्र। तो बर्फ, ग्लेशियर, नदियों का ये सब पानी क्या कहलाता है? जल संभर। अब आ करके एक जगह इकट्ठा होगा तो वहां जो है गड्ढे जैसी संरचना बन जाएगी। देखिए, बेसिन से याद कर लेना है। हमारे घर में बेसिन होता है ना, क्या होता है? बेसिन। तो वॉश बेसिन आपको याद रख लेना है। और वॉश बेसिन किस तरह का रहता है? कुछ इस तरह का रहता है, इसमें पानी भर जाता है। उसी से बिल्कुल याद रख लेना है। इसी प्रकार की जो है संरचना क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। क्योंकि पानी हर जगह से इकट्ठा होगा, वहां जाकर मिलेगा, तो वहां गड्ढानुमा संरचना बन जाएगी, और वहां पानी इकट्ठा ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? जल निकासी बेसिन कहा जाता है। तो जल निकासी बेसिन में क्या है? छोड़ दिया जाता है पानी, तो वो बेसिन बन जाता है वहां पर, और आगे पानी फिर वो बह जाता है नदी या झील के रूप में। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। चील होती है, दिन में 20 फीट दूरी से भी चीजों को देख सकती है। तो 20 फीट दूरी से ऊपर से चीजों को देख देख सकती है, तो क्या कारण है? उसकी आंखों में जो है शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या पाई जाती है। अब ये शंकु कोशिका क्या होती है? हमारे आंखों में शंकु और शलाका दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु कोशिका क्या डिफाइन करती है? कलर को डिफाइन करती है, और दिन के समय जो प्रकाश की तीव्रता, ये भी डिफाइन करती है। इसमें हमें देखने में मदद करती है स्पेशली। और अलग अलग व्यू यदि चेंज हो रहे हैं, व्यू मतलब हम जल्दी जल्दी, मान लीजिए वीडियो चल रही है, व्यू चेंज हो रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, उसको देखने में मदद करती है। शलाका क्या होती है? कम प्रकाश में ये हेल्प करती है। शलाका किस में पाई जाती है? ये जानवरों में पाई जाती हैं। जानवर जैसे गाय भैंस, वो लोग रात में भी देख लेती हैं आसानी से। लेकिन जानवरों में जो है शंकु नहीं पाई जाती, मतलब वो जो है कलर नहीं पहचान सकती। लेकिन चील में क्या है? वो कलर वगैरह और ये प्रकाश तीव्रता और व्यू देखना रैपिड में, स्पीड में, ये बहुत ज्यादा पाई जाती हैं शंकु कोशिकाएं। इस कारण से वो 20 फीट दूरी से भी चीजों को देख सकती हैं बहुत आसानी से। आगे देखते हैं। एडोलेसेंस शब्द जो है ग्रीक शब्द एडोलोसियर से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? आपको पता होगा एडोलेसेंस किसे कहा जाता है? हमारे जो किशोर बच्चे हैं, किशोरावस्था। और किशोरावस्था कहलाती है, आपको पता है, 12 से 18 वर्ष। इस एज में क्या होता है? एकदम से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। क्या होती है? लंबाई बढ़ती है, आपने देखा होगा। तो एडोलेसेंस का क्या अर्थ होता है? परिपक्व विकास, शरीर का भार बढ़ना, विकासात्मक कमी, या लंबाई का बढ़ना। आप समझ गए होंगे। इंक्रीज इन बॉडी हाइट कहलाता है आपका एडोलेसेंस। आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें बहुत परिवर्तन भी पाए जाते हैं। लोगों की जो है आवाजें जो है भारी हो जाती हैं वॉइस की। एक आहार जिसमें महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो कहलाता है। तो ये सबसे सरल प्रश्न है, प्राइमरी के बच्चे भी आंसर दे देंगे। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, चाहे वो विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, खनिज लवण हो, मिनरल्स हो, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, कितने सारे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, बहुत सारे। केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो हमारा केंद्र है, यह स्थित है कोलकाता में। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन, ये है क्या? सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, एक ऊर्जा विभाग काम करता है परमाणु क्षेत्र में संशोधन कार्यों में, खोज में, और इसके प्रयोग कार्यों में भी यूज करते हैं। ये परमाणु ऊर्जा विभाग काम करता है। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आपने एक सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा परमाणु केंद्र। जहांगीर, इंग्लिश में BAR के बार्ग सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहांगीर भाभा केंद्र। इसी की एक दूसरी इकाई के रूप में ये काम करता है। कौन? परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन या वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये पाया जाता है कोलकाता में, ये स्थापित है। आई होप ये समझ गए होंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये हमारे जो है ये सबसे बर्निंग टॉपिक रहा है।
स्पेस वाला। हम इसकी सीरीज भी लगातार तैयार कर रहे हैं और यकीन मानिए इस तरह के प्रश्न तो आप एकदम उड़ा देंगे आप, जैसे ही वो जो है सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। उसमें लगातार, उसमें थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे जो है मुझे बहुत अध्ययन बुकों से करना पड़ रहा है, ताकि मैं कितने आसानी लैंग्वेज से आपको मैं बता सकूं। राइट। तो हमने उसमें ऑर्बिट पढ़ ली है, अब उसमें सैटेलाइट हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो जब भी आएगी। तो मॉम कहा जाता है मंगलयान को, एक तो याद रख लीजिए। तो मंगलयान मिशन जो है हमारा पहला हमारे भारत का अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष का मतलब है हम जो है अपने ग्रह से बाहर गए हैं, अपने पहली बार। हम, हमारी पहुंच कहाँ तक थी? चंद्रमा तक थी। चंद्रमा तक हम गए हैं कब? चंद्रयान फर्स्ट में, जो कि हम 2008 में गए हैं। 2013 में जो है ये लॉन्च हुआ है और 2014 में ये जो है पहुंचा है वहां पर। और महीना याद रखने की जरूरत नहीं है, सितंबर 2014 में वो चंद्रमा, मंगल की कक्षा में पहुंच गया था हमारा मंगलयान। अब इसको भेजा कहाँ से गया है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में आपको पता है क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से ये भेजा गया है। अक्सर हमारे ज्यादातर सैटेलाइट जो हैं यहीं से जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो ये तो पूरा अंतरिक्ष मिशन ही था, तो ये भी यहीं से लॉन्च किया गया था। अब इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये भी पीएसएलवी। पीएसएलवी को हमारी इसरो का वर्किंग हॉर्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिशन हमने इस पीएसएलवी रॉकेट से भेजे हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्योंकि बहुत अधिक जो है इसकी जो है इस समय क्षमता है। लेकिन इस समय हम लोग ने और भी अधिक विकास कर लिए हैं। जीएसएलवी और एलवीएम जैसे रॉकेट जो है ये हमने लॉन्चिंग जो है ये जो है विकसित कर लिए हैं। पीएसएलवी के अतिरिक्त हम इन चीजों का आजकल ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो पीएसएलवी C-25, इसका क्रम ही याद रख लेना है, यानी 25वें क्रम का जो सी का रॉकेट है ये ले गया था किसको? मंगलयान को। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम हो गया। इसको हमें जो है बहुत अच्छे से याद रख लेना है। और हमारा चौथा देश ये बन गया है जो मंगल तक ये पहुंचा है। आगे देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सबसे सबसे शक्तिशाली लॉन्चर जोलजाना के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो यदि दूसरे देखिए, यदि हमें इतनी डिटेल से पढ़ने लगे तो फिर हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरह के आपको प्रश्न मिलते हैं तो बस उसको एज अ फैक्चुअल डेटा समझकर आप उसे याद कर लेना है, बस ज्यादा नहीं उसमें पढ़ना है। तो इसको याद रख लेना है कि जोलजाना जो है एक रॉकेट है, लॉन्चिंग व्हीकल है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यानी ईरान जो है अब इसके जरिए सैटेलाइट को भेज पाएगा कहाँ पर? अंतरिक्ष में ऊपर। आगे देखते हैं। कौन सा पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है? तो ये हमारा आईएनएस विक्रांत, ये पूरा स्वदेश निर्मित है। और ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका मतलब ये पानी में चलता है, ठीक है। और ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके थ्रू हम जो है लॉन्च भी कर सकते हैं क्या? परमाणु हथियार भी इसके थ्रू जो है हम हमला बोल सकते हैं। एयरक्राफ्ट लॉन्चर मतलब इसमें जो है एयरक्राफ्ट भी इसके अंतर्गत जो है रख सकते हैं, और पानी में ये चलता है। तो विमान वाहक पोत है, लड़ाकू विमान भी इसे हम कह सकते हैं जो समुद्र में चलता है ना। इसमें इसमें बहुत सारे हम जो है लड़ाकू विमान यानी हेलीकॉप्टर भी रखे रहते हैं कि तुरंत जरूरत पड़ी यहाँ से हमने उसको फ्लाई ओवर करा दिया, है ना। तो ये क्या है? आईएनएस विक्रांत, इसको आपको याद रख लेना है, पहला है हमारा। भारत सहित कितने कितने देश जो हैं उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे के वाहनों की खोज करने की क्षमता है? तो ये एक बहुत फैक्चुअल डेटा था, ये बहुत कम लोगों से बना होगा, क्योंकि इतना याद कर पाना कि 6 देश हैं जो है पानी के अंदर जो है वाहनों की खोज कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आया है एग्जाम में तो आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, तो ये पुरानी वीडियो में आ गया है। इंडियन डीप स्पेस जो नेटवर्क है ये हमारा कर्नाटक के बेलालू जो है स्थान पर है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये क्या करता है? इंडियन डीप स्पेस अंतरिक्ष नेटवर्क, जैसे इसके पहले हम देख रहे थे कि पानी में ढूंढता है चीजों को, वाहनों की खोज करता है। इसी तरह अंतरिक्ष में जो खो गए होते हैं हमारे सैटेलाइट, या और हम कुछ भी कह सकते हैं जो ऐसी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, उनकी क्या करता है? ये खोज कर लेता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये इसरो के अंतर्गत ही कार्य करता है, ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसरो के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखते हैं।
कौन सी मिट्टी जो है स्थायी रूप से जमी हुई रहती है? तो इसको भी एज अ फैक्ट याद कर लेना है कि जेली सॉल्स जो है ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ अत्यधिक जो है बर्फ पाई जाती है, अत्यधिक बर्फ या अत्यधिक ठंडी जगह में ये क्या होती है, वहां की मिट्टी भी जम जाती है। और ये बहुत क्या रहती है, बहुत सॉफ्ट रहती है। ये जमी हुई मिट्टी ये बहुत जल्दी क्या है, बिखर जाती है इसे जो है हम पकड़ने से। तो ये याद रख लेना है, जेली सोल्स क्या है, स्थायी मिट्टी है जो जमी हुई मिट्टी पाई जाती है, फ्रोजन सॉइल कहते हैं इसको। आगे देखते हैं, एक मृदा वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की शाखा में विशेषज्ञता रखता है, मिट्टी की पहचान, गठन और वितरण से संबंधित है। तो क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सॉइल पेडोलॉजिस्ट या मृदा विज्ञानी। इसे याद रख लेना, ये एक पोस्ट होती है। मृदा विज्ञानी क्या काम करते हैं? तो मिट्टी की पहचान करते हैं, गठन वितरण से संबंधित, और एक मृदा वैज्ञानिक भी कहलाते हैं ये। तो इसे आपको याद रख लेना है। पोलो के खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो आपने सुना होगा, जैसे हॉकी जमीन में खेलते हैं ग्राउंड में, उसी तरह घोड़े में बैठ के जो है खेला जाता है ना। घोड़े में बैठ के जो है पोलो खेला जाता है, एक स्टिक रहती है, उसके थ्रू जो है बॉल को मारा जाता है। तो ये क्या है, हॉर्स जो है, इस जानवर का प्रयोग किया जाता है पोलो खेल में। आगे देखते हैं, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान किस जिले से संबंधित है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमारे जो है देश की दूसरी जो है ऑयल प्रोडक्शन, और कौन सा ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन करने वाली ये जो है ये कंपनी है। तो ये याद रख लेना है, ये कहाँ है, हमारे बाड़मेर राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा जो कहाँ से होता है हमारे देश में, असम डिगबोई जो से पेट्रोलियम जो है निकलता है। ये याद रख लेना, फर्स्ट नंबर में ये है, दूसरे नंबर में राजस्थान है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार है जो हर साल 17 से 23 मार्च तक मनाया जाता है? तो ये कहलाता है हमारा नलवारी का मेला। और ये कौन सा मेला है? ये जो है पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है, पशुओं की जो है खरीद बिक्री की जाती है, हिमाचल प्रदेश में ये जाना जाता है। बात करें पीर बुधान का मेला, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में ही है, शिवपुरी में ये आयोजित किया जाता है। और पीर बुधान मतलब आप समझ गए होंगे, पीर बाबा यानी उनकी मजार पर जो है ये मेला लगता है हर साल। भोज मेला की बात करें तो ये हमारे भोपाल में मेला लगता है, और हर प्रकार की यहाँ वस्तुएं मिलती हैं, और सस्ती वस्तुओं के लिए ये जाना जाता है कि बहुत सस्ता आइटम यहाँ मिल जाता है। और हेमे मेला इतना काम का नहीं है, आप सर्च करेंगे तो भी नहीं ये मिलेगा। तो आंसर है हमारा नल वाली का मेला, हिमाचल प्रदेश में लगता है हर साल मार्च के महीने में। आगे देखते हैं, सहकर्मी आधारित संचार, यानी सहकर्मी मतलब पीयर ग्रुप, दोस्त कहलाते हैं। तो पीयर बेस्ड कम्युनिकेशन जो है, ज्ञान किस ज्ञान से संबंधित है? संचार से ज्ञान किससे संबंधित है? तो ज्ञान जो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जब सहकर्मी रहेंगे, दोस्त रहेंगे, तो वो क्या होगा, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा। और इससे क्या निकलेगा, ज्ञान, जो ये प्रश्न में दिया हुआ है। बाकी जो है इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं होंगे। आगे देखते हैं, समूह चर्चा, इसके पहले भी ग्रुप डिस्कशन था, ये अगला प्रश्न भी ग्रुप डिस्कशन से है। तो समूह चर्चा बच्चों के लिए कौन सा समाधान के लिए सोचना संभव बनाती है? तो ये आपको कभी ना खत्म होने वाला, अवास्तविक या अलग सोच या अप्रभावी। तो सही है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स, इंग्लिश भी हमें सोचना है। इस जो ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि कुछ कोई समस्या दी गई है, तो ग्रुप डिस्कशन से ये होता है कि हर एक के अलग अलग रिव्यू मिलते रहते हैं, और हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, जो हम अकेले कभी नहीं सोच सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कई बड़ी मुश्किलों का हल निकल आता है। तो ये क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने जो है संभव बनाती है कौन, ग्रुप डिस्कशन से। आगे देखते हैं, अ ब्रीफ ओरल फीडबैक आफ्टर विजिट में बी टेकन। तो जब हम बच्चों को भ्रमण में ले जाते हैं, उनसे फीडबैक कब लिया जा सकता है? केवल भ्रमण स्थल पर वहीं पर हमें लेना चाहिए, या कभी नहीं लेना चाहिए, ये तो नहीं होगा। केवल स्कूल पहुंचने के बाद, या तो भ्रमण स्थल पर या समूह स्कूल पहुंचने के बाद। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है, जहां सुटेबल लगे। यदि भ्रमण स्थल पर ही फीडबैक लिया जा सकता है, या स्कूल पहुंचने के बाद, बट बहुत डिले नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों से हम फीडबैक लेने में डिले करते हैं, तब तक वो भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, उन्होंने क्या सीखा है। ये हम तो या तो वहीं पर पूछ सकते हैं बच्चों से, या स्कूल आकर पूछ सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
जैव विविधता क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जैव विविधता मतलब होती है विभिन्न प्रकार की जो है जनजातियां, जैसे पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनका अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनका संबंध। ये आपका लॉजिक इसका लग गया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज की वीडियो का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य टीएलएम, कितना भारी वर्ड है, इंग्लिश में देख लेते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं हम, विजुअल 3D टीएलएम क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है डायरेमा बोला जाता है, या डायोरमा बोला जाता है। इसकी मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये एक मॉडल है वाटर साइकिल का। आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? ये मॉडल ऐसा है कि बिल्कुल इमेज नहीं, एक पिक्चर ड्रॉ नहीं की गई है, बल्कि एक शो किया गया है 3D के द्वारा। 3D के द्वारा आप देख सकते हो यहाँ कॉटन यूज किया गया है 3D लाने के लिए। पूरा वाटर साइकिल जो है एक पेपर पेन से न बना करके एक 3D चीजें लगाई गई हैं, ताकि हमें 3D मॉडल शो हो सके। आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या है, सी हैबिटेट स्कूल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग जलीय जंतु को जो है ऐसे दर्शाया गया है कि वो 3D जैसे लगे। तो 3D टीएलएम ये हो गया आपका। और यहाँ पर हमने प्रोजेक्टर का भी यूज नहीं किया। आप समझ गए होंगे इसे क्या बोला जाता है, डायोरमा बोला जाता है। आई होप आप जो है क्लियर हो गया होगा। आगे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है, आवधिकता का अर्थ है, या पेरियोडिसिटी मीन्स प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में, जब हम अंत में टेस्ट लेते हैं तो प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए, किसके नाम से भी जाना जाता है? तो आप एक शब्द से ही आप पहचान गए होंगे कि इकाई और अवधि के अंत में जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा समेटिव एवेल्युएशन या योगात्मक मूल्यांकन। वहीं फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, ये बच्चों का हर समय होता रहता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि उन्हें समझ में आया है कि नहीं। उस प्रश्न पूछने से भी उनका मूल्यांकन हो रहा है। इस चीज का मूल्यांकन हो रहा है कि उन्हें कितना समझ में आया है, कितना वो जो है सीख पाए हैं, या आप कितना उन्हें समझाने में जो है सक्षम हो पाए हैं। तो ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या था? समेटिव एवेल्युएशन या योगात्मक मूल्यांकन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के संग। तो प्लीज़ जो है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर इसे लाइक करिए, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमारी वीडियो की जो है रीच भी बढ़ती है। क्योंकि एज अ वीडियो बनाता हूँ तो इतना एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि थोड़ी हमारी वीडियो जो है, वीडियो को रीच मिले, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। और आप टेंशन नहीं लीजिए इस चीज़ की, आप तो पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, और जो है इस साल अपना सिलेक्शन पाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।